हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। एमपीपीएससी 2022 मेंस के आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने सीधे सीधे आंसर राइटिंग बताई है, कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, कैसे आपको उसमें लिखना है 10 शब्दों में, 50 शब्दों में, 200 शब्दों में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए, जिससे आप उन्हें भी पता चले कि यूट्यूब में फ्री में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, आज जो है हम वो इतिहास वाला जो पोर्शन है आपका 10 शब्दों वाला वो देखेंगे। ठीक है, इसके पहले भी मैं आपको 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 10 शब्द में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे आपको लिखना है, और 50 शब्द में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। ठीक है, आज भी हम उसी ही सीरीज में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आपको उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लिखने की जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको पता है आंसर राइटिंग है, आपको लिखना ही लिखना है मेंस में, तो मेरे साथ लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए, फिर पॉज करिए, फिर उसके बारे में 3 लाइनें सोचिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, फिर मैच करिए कि आपने जो सोचा और जो यहाँ पे लिखा है वो कितना क्लोज है, आपके आंसर में क्या कमी रह गई और क्या करके उसे और बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर प्रैक्टिस में आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी मेंस आंसर राइटिंग होगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका संगम वंश से रिलेटेड। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य जो था उसने बसाया था, संगम वंश ने बसाया था। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है संगम वंश, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले बताएंगे मध्यकाल में हिंदू राज्य स्थापित करने वाला ये प्रथम वंश था। ठीक है, मध्यकाल में था अपना संगम वंश, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन कौन थे? हरिहर और बुक्का। तो आपको पूछा है संगम वंश के बारे में, सीधे आप बताएंगे हिंदू राज्य स्थापित करने वाला प्रथम वंश। ठीक है, फिर आप बताएंगे क्या किया था इसने? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, फिर हरिहर और बुक्का के पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। संगम नाम कहां से आएगा? तो आप बताएंगे कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, वहीं से ये नाम आया संगम वंश। आपको पता है फिर इसमें तुलुव आते हैं, सुलुव आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे शुरू वाला जो पहला आपका वंश था विजयनगर साम्राज्य का, वो था संगम वंश। ठीक है, तो ये आपके 3 फैक्ट हो गए। आप चाहें तो ईयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि कब हुआ स्टार्ट, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किताब और रेहला। आपको पता है कि किताबें बड़ी पूछ लेता है ना, एमपीपीएससी में आपने 2019 में देखा, 20 में देखा, किताबें पूछता है। तो किताबों को आपको अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली आपके जो मध्यकालीन वाली किताबें हैं, मतलब जो आपके मध्यकालीन में जो मुस्लिम आपके राइटर हैं उन्होंने जो लिखी हैं वो ज्यादातर पूछता है। तो आप ये याद रखिएगा मध्यकाल में जितनी भी किताबें हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में आपको 10 शब्दों में लिखना आना चाहिए। मतलब आपके पास 3 मेन फैक्ट होने चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले तो लिखा किसने? आपको पता है ये कभी कभी आपको रेहला नाम से भी मिलता है, रेहला या किताब उर रेहला। कौन सी किताब है? ये है इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है, इब्न बतूता कौन था? ये आपने ब्रैकेट में बता दिया, मोरक्को यात्री था। फिर ये किस भाषा में है? अरबी। अच्छा, अब किताब के बारे में बता रहे हैं तो लेखक बताएंगे, भाषा बताएंगे और वो किससे रिलेटेड है ये बताएंगे। ठीक है, मेन चीजें यही है। अगर यहीं पे इब्न बतूता के बारे में पूछा होता तो पहले आप बताते कि वो तो मोरक्को यात्री था। ठीक है, आपने भारत आया था यात्रा करने, किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, और इसने मतलब इतना इंप्रेस किया था मोहम्मद बिन तुगलक को कि इसको काजी भी बनाया था थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके अलावा चीन भी भेजा था राजदूत बना के। तो ये सब आप बताएंगे इब्न बतूता के बारे में। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है? अभी उसकी बुक के बारे में क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे लेखक कौन है, उसके बाद किस भाषा में है और किस चीज से संबंधित है। तो किस चीज से संबंधित है? ग्रंथ का एक भाग दिल्ली सल्तनत को समर्पित है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ जो वो घूम के गया तो उसने यात्रा वृत्तांत आपका लिखा किसमें? अपनी बुक रेहला में। तो ये इब्न बतूता की बुक है रेहला, और यहाँ पे आपने 3 चीजें बता दी रेहला से रिलेटेड, किस भाषा में है और किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बक्सर हो गया, प्लासी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पानीपत के युद्ध हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके युद्ध हैं। युद्ध में क्या बताना होता है? एक तो कब हुआ, ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ, फिर उसका परिणाम क्या हुआ। उसका अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ महत्व है परिणाम के बाद तो आप उसी लाइन में बता दीजिए कि उसका महत्व क्या निकला।
ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा मैंने इसमें आपको दिख रहा होगा कि 3 लाइनों से ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने अलग अलग बता दिया है समझाने के लिए। आप सीधे लिखिए किसके किसके मध्य हुआ था। मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। अच्छा आपको लिखना तीनों के बारे में, तो याद रखिएगा आप ब्रैकेट ब्रैकेट में करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर ऐसे लिखेंगे बंगाल नवाब मीर कासिम या अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक साथ थे और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, तो वो बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी। तो आपको कम से कम शब्दों में लिखनी है चीजें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं मीर कासिम जो कि बंगाल नवाब था, शुजाउद्दौला जो कि आपका अवध का नवाब था, और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये एक तरफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ थे अपने अंग्रेज, ठीक है। तो दूसरी तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे। फिर आपने बताया अंग्रेज के मध्य, और इसी में आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 1764, ठीक है, 1764। उस लाइन को एक्स्ट्रा ना बढ़ाते हुए आप इसी लाइन में आगे जाके लिख सकते हैं, जिससे आपको ये 2 लाइन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तीसरी लाइन में आप लिखेंगे परिणाम क्या निकला। एक तो अंग्रेज जीत गए, उसके अलावा बंगाल बिहार उड़ीसा की उनको क्या हो गई, दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। आपको पता है दीवानी अधिकार यहाँ से जैसे ही प्राप्त हुए अंग्रेजों को, वो धीरे धीरे शक्तिशाली होना चालू हो गए, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलना, व्यापार में लाभ हुआ, उसके अलावा बहुत ज्यादा यहाँ से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। तो यहाँ से अंग्रेजों की मेन स्थिति जो थी वो मजबूत होना चालू हो गई अपने भारत में। तो बक्सर युद्ध का ये बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो आपने ये 2 लाइनों में लिख दिया, एक लाइन में परिणाम और उसका महत्व बता दिया। ये हो गया आपका बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में सबसे पहले तो कब हुआ, किसके किसके मध्य हुआ, फिर उसका परिणाम क्या निकला और एक लाइन में महत्व हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपको मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो आप बताइए ये चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाले सूफी संत। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे, सूफी संत, ठीक है। फिर ये मोहम्मद गौरी के समय साथ भारत आए थे। तो कब आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की भारत में, ठीक है। इनकी दरगाह कहाँ मिलेगी, इनकी दरगाह आपको अजमेर में मिलेगी, ठीक है। अजमेर चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा फेमस है ये दरगाह। तो ये हो गई आपकी 3 मेन लाइन मोइनुद्दीन चिश्ती से रिलेटेड। सबसे पहले तो उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ये क्या थे, एक सूफी संत थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और उसके अलावा दरगाह इनकी कहाँ मिलेगी, आपको अजमेर में मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है आपका, मतलब विद्रोह वाला जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपके एमपीपीएससी मेंस में। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं। तो मुंडा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको पता है कि बिरसा मुंडा को लेके हम काफी मतलब जयंतियां भी मना रहे हैं, काफी ज्यादा उसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मुंडा विद्रोह हुआ कहाँ था। ये आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। समयावधि क्या थी, 1899-1900 के आसपास हुआ था। क्षेत्र क्या था, छोटा नागपुर पठार झारखंड, ठीक है। रांची के आसपास का एरिया छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था मुंडा विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये थे अपने बिरसा मुंडा, ठीक है। तो आपने पहले एक तो बता दिया कि कहाँ था ये, पहले तक क्या था कि ये आदिवासी विद्रोह था, वो भी सबसे प्रसिद्ध। दूसरा समयावधि बता दिया आपने। आप चाहे तो समयावधि और क्षेत्र आप एक लाइन में ही कर सकते हैं, ठीक है। 1899-1900 के टाइम पे ये चालू हुआ। छोटा नागपुर पठार झारखंड वाले इलाके में था। नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा जी ने किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुंडा विद्रोह जो कि आदिवासी विद्रोह है। और आदिवासी विद्रोह आपके जितने भी हैं, पाइका हो गया, नील हो गया, ये सारी चीजें आप जरूर याद रखिएगा। आपके जितने भी विद्रोह हैं आदिवासी वाले, उसके अलावा किसान विद्रोह जितने भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपको पता है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये पुस्तक है, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। क्या थी ये, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। लेखक बताएंगे, क्योंकि बुक है तो लेखक बताएंगे। लेखक हो गया पाणिनि, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि इस बुक में है क्या। इस बुक में है मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी। व्याकरण के साथ साथ यहाँ पे आपको मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी भी मिलेगी, ठीक है। तो अष्टाध्यायी हो गया, पाणिनि ने लिखा है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक।
मौर्यकाल के टाइम पे इन्होंने लिखा था। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी बताती है, ठीक है। बुक में जैसे आपको पता है अष्टाध्यायी हो गया, उसके अलावा आपकी अर्थशास्त्र हो गई, ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके बौद्ध धर्म हो गए और जैन धर्म हो गया, उनसे जो रिलेटेड ग्रंथ हैं। तो प्राचीन आपका एक बार पूछा गया था जैसे कि मुद्रा राक्षस, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं प्राचीन भारत वाले में, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके बारे में आप 10-10 शब्दों में लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेदांग। जैसे वेद हो गया, वेदांग हो गए, उसके अलावा आपके जितने भी अरण्यक हो गया, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, इन पे भी आप 10-10 शब्द लिखिएगा, ठीक है। अभी पिछली बारी श्रोत सूत्र पूछा गया था, ठीक है, तो जैसे सूत्र पूछ लिया तो इन पे भी प्रैक्टिस करिएगा। वेदांग आपने बता दिया, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। है टोटल कितने? 6 वेदांग हैं, और आप बता देंगे 6 के 6 नाम: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक है। तो आपने अगली लाइन में बता दिया 6 नाम कौन कौन से हैं वेदांग के, ठीक है। सबसे पहले तो वेदांग है क्या? वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना, टोटल 6, और 6 के आपने नाम बता दिए, ठीक है। आप जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ना कि इनकी प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, उनको जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करनी है। एक बार आपको लग रहा होगा कि अभी मेरा कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, शुरुआत तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, 2 क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा तो सर्च करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करिए। अगर आपको लगेगा कि कोई एक कोचिंग का हम पूरा नोट्स उठा लेते हैं, तो यकीन मानिए किसी भी एक कोचिंग में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट नोट नहीं मिलेंगे। कोई भी कोचिंग ले लीजिए, कितनी भी अच्छी, दृष्टि के ही नोट्स क्यों नहीं उठा लीजिए, है ना। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। दृष्टि ने भी इलैबोरेट फॉर्म में अपने नोट्स बनाए होंगे, आपको उसमें से 10 शब्द, 50 शब्द, 200 शब्द चूज करने पड़ेंगे। इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैं 50 शब्दों में लिखूंगा, कौन सा मैं 10 शब्दों में लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप किसी के भी नोट्स उठा लीजिए, तो अभी से प्रैक्टिस करिए, अभी आपके पास टाइम है। शुरू से आप मेरे साथ लग जाइए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बताइए, अपने भाई बहनों को, कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जा रही है एमपीपीएससी मेंस की, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों में। तो बस लग जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस लग जाइए प्रैक्टिस करने में, ठीक है। क्योंकि पेपर जब ठान लिया है तो पेपर तो निकालना है। आपका सपना है तो आपको तैयारी करनी है, मेहनत भी आपको करनी है, ठीक है। तो बस लगे रहना है, हार नहीं माननी है। और ये धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, छोटी छोटी, आप जैसे ही 1 दिन में थोड़ा किया, 2 दिन में थोड़ा किया, तो ऐसे धीरे धीरे आपका जो घड़ा है वो एक एक बूंद से ही भरेगा, और लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ मैंने तैयारी अच्छी कर ली है, ठीक है। तो शुरुआत ऐसे ही आपकी होगी, तो बस मेरे साथ लगे रहिए। अगला देखते हैं अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद के बारे में तो सबसे पहले आपको पता है ये अंतिम वेद था, चौथा और अंतिम वेद था, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड की गई थी जो कि अनार्यों से रिलेटेड थी, इसलिए इसको वेद त्रयी का पार्ट नहीं माना जाता। आपको पता है वेद त्रयी में 3 वेद ही माने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद जो सबसे लास्ट में लिखा गया था, इसको हम वेद त्रयी का पार्ट नहीं मानते। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि ये ओरिजिनल वेद में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा और अंतिम वेद। फिर रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने की थी, ठीक है। और इनके पुत्र जो थे लोमहर्ष, उन्होंने अथर्ववेद के मंत्र, इसमें है कौन कौन सी चीजें, तो इसमें रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत, इन सब से रिलेटेड क्या है अथर्ववेद में चीजें लिखी गई हैं। अब देखिए जादू टोना जो था और ये सारी चीजें किसकी थी? अनार्यों की थी, ठीक है। तो अथर्ववेद में ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी लिखी गई हैं, इसलिए इसको वेद त्रयी का पार्ट नहीं माना जाता, ठीक है। तो अथर्ववेद सबसे पहले तो चौथा और अंतिम वेद। फिर रचना किसने की? अथर्वा ऋषि। फिर इसके मतलब इसमें लिखा क्या क्या गया है, आपको मंत्र मिल जाएंगे, रोगनाशक से रिलेटेड जादू टोना मिलेगा, विवाह गीत मिलेगा, ठीक है, चिकित्सा से रिलेटेड मिलेंगे, कृषि से रिलेटेड मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको अथर्ववेद में मिल जाएंगे। आप इसमें से 1-2 चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, इन दोनों के बारे में बताना है। आपको पता है विवाह वाला जो टॉपिक है आपके सोसाइटी, जो आपकी पेपर 2 वाला है इकोनॉमी में, उसमें भी आ सकता है, ठीक है। और ये आपका हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, इसके बारे में बताते हैं। तो अनुलोम विवाह क्या है? इसमें पुरुष जो है वो उच्च वर्ग का होता है और महिला निम्न वर्ग की होती है, ठीक है। अनुलोम, अनु में पुरुष ऊंचा, महिला निम्न वर्ग की। प्रति मतलब प्रति उल्टा हो गया, उल्टा क्या हो गया? इसमें पुरुष जो है निम्न वर्ग का, महिला उच्च वर्ग की,
ठीक है। तो आपको सीधे सीधे बताना है कि अनुलोम विवाह है क्या, प्रतिलोम विवाह है क्या, ठीक है। ये आपने सीधे सीधे ये दोनों चीजें बता दी, अनुलोम क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। अब सामवेद के बारे में आएगा तो क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल इसलिए भी दिए हैं कि आप इनसे समझें कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए। ब्राह्मण, अरण्यक, पुराण, अगर इनके बारे में आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सामवेद। इसको क्या है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। 4 वेदों में से एक है, भारतीय संगीत का जनक है। सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी हमें सामवेद से ही मिलती है। और फिर उपवेद आपका हो गया गंधर्व वेद, ये हो गया आपका सामवेद। इसमें चाहे तो आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये 4 वेदों में से एक वेद था और भारतीय संगीत का जनक, 7 स्वरों की जानकारी, और उपवेद हो गया आपका गंधर्व वेद। ये हो गया सामवेद से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सल्लेखना। ये क्या है ना, ये आपकी पद्धति जो है जैन धर्म से रिलेटेड है और कभी कभी करंट की न्यूज भी बनी रहती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए क्या है सल्लेखना। सल्लेखना को संथारा विधि भी कहते हैं, ठीक है। ये पहली बात जैन धर्म से रिलेटेड है क्या, निराहार और निर्जल रहकर प्राण त्याग करने का मतलब जो तरीका है वो सल्लेखना कहलाता है। निराहार मतलब बिना खाना खाए और निर्जल बिना पानी पिए प्राण त्यागना ही क्या कहलाता है, सल्लेखना। चंद्रगुप्त ने इसी पद्धति से प्राण त्याग किया था, ठीक है। तो सबसे मतलब शुरू में जो सबसे ज्यादा फेमस है कि सल्लेखना पद्धति किसने परफॉर्म की थी, वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पद्धति से अपने प्राण त्याग किए थे। सल्लेखना है किससे रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड है। होता क्या है, इसमें हम खाना पानी सब छोड़ छाड़ के प्राण त्यागने के लिए बिल्कुल बैठ जाते हैं साधना में, और चंद्रगुप्त ने पहले मतलब इसको क्या किया था, परफॉर्म किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सल्लेखना विधि। नेक्स्ट देखिए मालवा संस्कृति। आपका पिछली बार संस्कृति से क्वेश्चन आया था, बालाथल संस्कृति, तो ये उसी का क्वेश्चन है। वो 50 वर्ड में आया था, ये आपका मैंने 10 शब्दों में लिखा है। इसके बाद मैंने इसी को 50 शब्दों में भी लिखा है कि अगर 10 शब्दों में आता है तो आप मालवा संस्कृति में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, अगर 50 शब्दों में आता है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मालवा संस्कृति क्या थी, ये ताम्रपाषाण संस्कृति थी। इसको ताम्रपाषाण संस्कृति भी आप लिख सकते हैं, ताम्रपाषाण संस्कृति। फिर स्थल कौन कौन से थे प्रमुख, कायथा, नागदा, नावदा, टोली। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, नहीं तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट में उज्जैन भी बता सकते हैं, नहीं तो सीधे आपको पता चल रहा है कि ये ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है कौन से एरिया से है, मध्य प्रदेश एरिया से, मालवा वाले रीजन से। प्रमुख स्थल बता दिया आपने, कायथा, नागदा, नावदा, टोली, ठीक है। फिर विशेषताएं क्या थी, यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, और चाक निर्मित मृदभांड मिले हैं। यहाँ की विशेषता थी यहाँ के मृदभांड, मतलब आपके मिट्टी के जो बर्तन थे तो वो काफी अच्छे थे, इसीलिए मालवा संस्कृति में 2 चीजें विशेषताओं में लिखी है मैंने, एक तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और एक चाक से निर्मित आपको मृदभांड मिलेंगे, ठीक है। ये हो गई विशेषता मालवा संस्कृति की। पहली बात ताम्रपाषाण संस्कृति है कहाँ की, मध्य प्रदेश, मालवा रीजन। उसके अलावा प्रमुख स्थल आपने बता दिया कायथा, नागदा, नावदा, टोली, ठीक है। फिर आपने बता दिया कि तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, चाक से निर्मित मृदभांड मिले हैं, ठीक है। चलिए अगर यही आता है आपका 50 शब्दों में तो आप क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया 50 वर्ड्स में, जो आपके 9-10 लाइनें हैं उसमें आएगा तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे मालवा क्षेत्र में स्थित ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है जिसके प्रमुख स्थल कायथा, नागदा, नावदा, टोली, एरन आदि हैं, ठीक है। मालवा वाले रीजन में है और प्रमुख स्थल आपने बता दिया कायथा, नागदा, नावदा, टोली। एरन जो है आपका सागर वाला रीजन है, लेकिन आपको जो मेन रीजन है वो है कायथा, नागदा, नावदा, टोली, जो कि मालवा वाले रीजन में आता है। इसी चक्कर में हम मालवा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है किस टाइम की, ये ताम्रपाषाण कालीन है, ठीक है। तांबे का यूज हो रहा है लेकिन पत्थरों का भी यूज हो रहा है, तो इसलिए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हो गई। फिर हमने पूछा प्रमुख विशेषताएं बतानी है, तो आप विशेषताएं निम्न है करके चालू करिए। सबसे पहला, चाक से निर्मित उत्कृष्ट मृदभांड के साक्ष्य। मैंने बताया यहाँ के जो मृदभांड थे काफी अच्छे थे, काफी उत्कृष्ट थे, ठीक है। उसके अलावा तांबे की अनेक कुल्हाड़ियां, चूड़ियों के साक्ष्य, ठीक है। तांबे की हमें कुल्हाड़ी मिली है, चूड़ियां मिली हैं, तो तांबे का उपयोग हो रहा था। हमें पता है ताम्रपाषाण है मतलब तांबे का उपयोग तो हो ही रहा था, तो हमें तांबे के औजार भी मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, चूड़ियां मिली हैं, ठीक है। उसके अलावा नावदा टोली में मिट्टी और घास फूस से बने हुए घर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो जब हमने नावदा टोली की खुदाई करी तो वहां पे हमें घर भी मिले हुए हैं मिट्टी और घास फूस के। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के मृदभांड
अंतः सांस्कृतिक संपर्क की ओर इशारा करते हैं। मतलब वहां पे मृदभांड जो थे वो अलग अलग टाइप के थे, तो वो क्या इशारा करते हैं कि अंतः सांस्कृतिक जो था वो कहीं ना कहीं संपर्क था मालवा संस्कृति का आसपास की जो लोग थे उनसे, ठीक है, आसपास की संस्कृतियां थी या आसपास के जो अलग रीजन थे वहां से भी इनका संपर्क था। कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे मृदभांड अलग अलग प्रकार के मिले हैं, ठीक है, इनका खुद का एक उत्कृष्ट मृदभांड हो गया एक प्रकार का, फिर लेकिन यहाँ और भी उदाहरण मिले हैं मृदभांड। तो आपको क्या पता चलता है कि आसपास का जो रीजन था, आसपास का जो एरिया था वहां से भी इनका कनेक्शन था, ठीक है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे अंतः सांस्कृतिक संपर्क मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट, गेहूं, अलसी, मसूर इत्यादि फसलों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो आपको वहां फसलें भी मिली हैं, मृदभांड भी मिला है, उसके अलावा जो कुल्हाड़ी मिली है, घर मिला है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। तो मालवा संस्कृति में अगर आता है 50 शब्दों में तो आप ये सीधे सीधे लिख सकते हैं। ये मतलब बहुत मेन चीजें मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा टाइम है, स्थल आपने बता दिया, मुख्य, फिर आपने विशेषताएं बता दी, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर 10 शब्द में पूछता है तो सीधे सीधे बताएंगे। ताम्रपाषाण कालीन आपकी संस्कृति है और ये हो गया आपका मालवा रीजन, मतलब मालवा क्षेत्र का, ठीक है। मध्य प्रदेश चाहे तो मध्य प्रदेश लिख सकते हैं। फिर आपने प्रमुख स्थल बता दिया, कायथा, नागदा, नावदा टोली, विशेषताएं बता दी 1-2। जब अगर 50 शब्दों में आ रहा है तो आपको पता है कि आपको थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, आपको विशेषताएं और 1-2 बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हो गया विशेषताएं, नावदा टोली में घर मिला है, कुल्हाड़ी मिली है, चूड़ियां मिली हैं, मृदभांड मिले हैं। उसके अलावा अलग प्रकार के मृदभांड है जो कि अंतः सांस्कृतिक संपर्क दिखाते हैं। गेहूं, अलसी, ये हमें कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये हो गया आपका मालवा संस्कृति, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है। अगर आपको 10 शब्दों में पूछ रहा है तो क्या क्या लिखना है, 50 शब्दों में पूछ रहा है तो क्या क्या लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करवा रही हूँ। कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए। टेलीग्राम पे ब्राह्मी एकेडमी है, वहां पे फॉलो करिए, वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शेयर करिए जिससे उनके पास भी ये पूरा का पूरा मटेरियल जाए, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये चीज आपके लिए ला रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज का फायदा पहुंचे, ठीक है। उसके अलावा ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लग गया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। आपका कट ऑफ निकला है, आपको मेंस लिखने का मौका मिला है, तो अपनी पूरी जी जान लगा दीजिएगा। ये 2-2.5 महीने, 3 महीने, जितना भी है आपके पास समय, पूरे की पूरे टाइम, जितना भी टाइम है, आप बिल्कुल फोन मत यूज करिए, आप बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, क्योंकि एक बार आपका नाम आ गया ना लिस्ट में तो फिर आराम ही आराम है जीवन में। मतलब हर चीज मिल जानी है बस उस एक नाम से, सोसाइटी में इज्जत, उसके अलावा आपकी मतलब जो इंडिपेंडेंसी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप खुद पे स्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। बस ये 2-2.5 महीने आप मन लगा के दिन रात मेहनत करिए, सारी चीजों से दूर रहिए। अगर कोई भी आपका मोटिवेशन कम होता है तो मैं बीच बीच में मोटिवेशन की क्लास भी लेती रहूंगी। उसके अलावा आपको लगता है कोई भी पर्सन जो निगेटिविटी फैलाता है, जो ये बताता है कि नहीं आपका नहीं हो सकता, या ये बताता है कि यार बहुत पढ़ना है, मेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा, मेरा तो मन नहीं लगता है, दूर रहिए उनसे, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके आधे घंटे, धीरे धीरे आपका टाइम बर्बाद करते हैं। आप 10 मिनट उसके बारे में सोचेंगे, हाँ यार मुझसे भी नहीं आ रहा, फिर आधा घंटा सोचेंगे, फिर आप 1 घंटा बर्बाद कर देंगे यही सोचने में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप चालू करिए, धीरे धीरे बढ़िए आगे, एक दिन में कुछ नहीं समझ में आता। जो लोग पहले से कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही पता है कहाँ पे कमी है, क्या चीजें आगे बढ़नी है। अगर आप पहली बार तैयारी करते हैं तो जिसने भी पहली बार तैयारी शुरू की होगी सबके दिमाग में यही आता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, हम तैयारी सही कर रहे हैं कि नहीं, यार इतना सिलेबस है कैसे होगा। तो बस शुरू करना है, आप बस शुरू करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। जितने भी निगेटिव पर्सन है लाइफ में उनसे दूर रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि इस टाइम पे 2-2.5 महीने आपको सिर्फ मोटिवेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं। अगर एक बार आपने कर लिया, मन लगा के आपने इतनी मेहनत कर ली कि आपको लगने लगे कि हाँ मैंने अपना 100% दिया है, तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे, ठीक है, और अच्छी रैंक के साथ आप एमपीपीएससी निकालेंगे। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम कठिन या सरल नहीं होता, बस आपकी तैयारी कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो मार्क माई वर्ड, कोई भी एग्जाम कठिन या सरल नहीं होता, बस आपकी तैयारी कम या ज्यादा होती है। आपकी तैयारी इतनी ज्यादा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा कि ये टफ है या एग्जाम टफ था, ठीक है। मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका एग्जाम्पल मैं आपको आराम से दे सकती हूँ, मैं कभी आराम से उनके बारे में बताऊंगी, जिन्हें एग्जाम ये बहुत इजी लगता है, क्योंकि उनकी एग्जाम की तैयारी इस लेवल की होती है, ठीक है। तो आप भी उस लेवल की तैयारी करिए, सारा डर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करिए
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।